हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने सेक्शन 1 करा था, उसमें 6 क्लॉज थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेक्शन 2 देखा है जिसमें डेफिनेशन क्लॉज है। उसमें 39 डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें से 31 हमने क्या है कल कर ली थी। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो 32 जो डेफिनेशन है वो है जलयान के लिए वेसल। इसमें सिर्फ अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कौन से नंबर पे है। उसके बाद है 33, वो है वॉलंटरी, स्वेच्छाया। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छाएं कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आश्रय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि उससे उसका कारित होना संभाव्य है। देखिए, अब इसका दृष्टांत पढ़ते हैं, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। कौर लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से, मतलब एक कौर पर्सन है, वो लूट करने के लिए क्या करता है, रात में एक घर में आग लगाता है, और उस आग लगाने से क्या होता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कब का आश्रय भले ही उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का ना रहा हो, ठीक है, पर आप एक बात सोचिए, जब आप किसी के घर में आग लगा रहे हैं, अगर उसमें कोई पर्सन अंदर होगा तो वो जलेगा जलेगा ना। तो आपने क्या है, वहाँ पर आप नॉलेज थी आपको, आप जानते थे कि संभाव्य है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो ये क्या कहा जाएगा कि स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। देखो यहाँ लिखा है ना कि आप जो साधन को प्रयोग में कर रहे हैं उसमें आप जानते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए या विश्वास रखने का कारण होना चाहिए, या फिर आपका इंटेंशन होना चाहिए कि जो आप साधन का प्रयोग कर रहे हैं उससे क्या परिणाम निकलेगा। तो वो क्या कहा जाएगा, स्वेच्छाएं आपने काम करा है, मतलब आपकी नॉलेज है ना, भले ही आपका इंटेंशन ना रहा हो, पर आप जो काम कर रहे हैं उससे किसी की मृत्यु कारित हो जाए। आगे चलते हैं। 34 में क्या है, बिल। तो इसमें ये प्री में क्वेश्चन बनता है कि बिल से क्या तात्पर्य है, तो ये वसीयती बिल दस्तावेज है। ठीक है, महिला महिला की बात करें, 35 नंबर पे है। इसमें किसी भी एज की नारी, मतलब किसी भी एज की फीमेल इसमें आएगी, इसमें कोई भी एज स्पेसिफिक नहीं दी हुई है। हम अब पढ़ेंगे 36। ठीक है, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है जो कि उसका हकदार ना हो, तो क्या हो गया, सदोष अभिलाभ। ठीक है, और सदोष हानि किसे कहेंगे, जब हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, तो ये एक मकान है जो कि रेंट पे दिया है। ठीक है, ये ए नाम है का एक ब्रोकर है और ये बी नाम का इसका मालिक है। ठीक है, इसने क्या करा, रेंट पे दे रखा है, इसमें इसके 6 किराएदार आप मान लो। ठीक है, अब इसका किराया जो भी आया 50,000 या 60,000, वो जाके ये जो पर्सन है ये जाके लेके आ गया मालिक के नाम से। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस प्रॉफिट को मिल गया, इसे प्रॉफिट ले लिया इसने। तो क्या है, ये हकदार था क्या, ये नहीं था हकदार, और इसने ये प्रॉफिट ले लिया, तो क्या हो गया, इसे हो गया सदोष अभिलाभ। अब ये व्यक्ति वैध रूप से हानि उठाने का हकदार है। ठीक है, इसने क्या करा है, हानि उठाई है, और जबकि ये क्या था, इस 50,000 का वैध रूप से हकदार था, इसने हानि उठाई है, इसलिए ये क्या हो गया, सदोष हानि, इसे सदोष हानि हुई है। आगे समझ में, जो वैध रूप से हकदार था उसे अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, उसने हानि उठाई है, तो सदोष हानि है। और जिसने ये लाभ प्राप्त करा है, क्योंकि ये उसका लाभ नहीं था, हकदार ये नहीं था, इसलिए ये सदोष अभिलाभ हुआ। आगे क्लियर समझ में। अब है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। 38, जब कोई व्यक्ति, देखिए, सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है कहा जाएगा जब वह व्यक्ति सदोष रखे, मतलब आप कोई संपत्ति सदोष रखें, सदोष अर्जित करें, तब वो आप क्या कहेंगे कि उसने सदोष अभिलाभ प्राप्त करा है। और अगर उस संपत्ति से अलग रखें या वंचित कर दिया जाए, तब क्या कहा जाएगा, सदोष हानि उठाता है। ठीक है, अब ये 39 है। 39 में जो शब्द यहाँ पर परिभाषित नहीं किए गए हैं उनका आप मीनिंग कहाँ देख सकते हैं, एक तो IT एक्ट 2000 में और एक BNSS में आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ 39 के 39 क्लॉज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेक्शन 3।
अब हम पढ़ते हैं साधारण स्पष्टीकरण का क्लॉज 1। तो इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपराधों के अधीन समझा जाएगा। ठीक है, इसको मैं इलस्ट्रेशन से बताती हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, इस संहिता की वे धाराएं जिसमें अपराध की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, जहाँ पर ऑफेंस के बारे में बताया गया है, यह अभिव्यक्त नहीं करती है कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसा अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जाएंगी। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि आप अगर डॉली कैपेक्स और इन कैपेक्स वाली आपने पढ़ा होगा, तो 7 वर्ष से छोटी आयु का जो बालक होता है वो माना जाता है कि वो अपराध नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो जितने भी ऑफेंस है उसमें सब में वो चीज़ लागू होगी। ठीक है, ऐसे दूसरा जो इलस्ट्रेशन है वो ये है कि एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना जॉ को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ सतोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साधारण अपवाद के अधीन आएगा। मतलब वो ये बोल रहा है कि साधारण अपवाद जो हैं इस पूरे जो आईपीसी का जो ऑफेंस है उस पर क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। सेकंड, प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब देखिए, जो हम अभी डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं ना 39, तो वो उन्होंने एक जगह बता दिया कि इसका मीनिंग ये है। तो अब वो आगे कहीं भी वो शब्द आपको इस संहिता में लिखा हुआ मिलता है तो उसका मीनिंग जो उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया है वो ही माना जाएगा। थर्ड है, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति, पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। मतलब देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो अगर वाइफ की कोई प्रॉपर्टी है वो क्या मानी जाएगी कि वो हस्बैंड की है, मतलब उस व्यक्ति की है, चाहे वो अपने वाइफ के नाम से करे या उसके लिपिक के कब्जे में हो या फिर उसके सेवक के कब्जे में हो। अब वो जैसे घर पे सर्वेंट छोड़ के चले जाते हैं तो उससे क्या वो सर्वेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है? नहीं होती ना। वो तो स्वामी, जो वो व्यक्ति है जिसने उसे वहाँ रखा है प्रॉपर्टी, तो वो उसकी रहेगी ना, भले ही वो सेवक के कब्जे में हो चाहे वो लिपिक के कब्जे में हो या उसकी वाइफ के। ठीक है, अब सेक्शन 3 के क्लॉज 4 की बात करेंगे। जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल आश्रय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। इसका मतलब है, जब तक कि प्रतिकूल ना हो आश्रय, तब तक कार्य का विस्तार कहाँ होगा? अवैध लोपों में भी, मतलब कार्य में ही ओमिशन को भी देखा जाएगा। फिफ्थ है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके समान आश्रय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। ये आप आईपीसी में अगर आपने देखा होगा तो ये 34 सेक्शन था हमारे पास। अभी किस में आ गया? 3 के क्लॉज 5 में। तो इसमें ये कह रहा है कि आप क्या है कि अकेले एक तो काम नहीं करेंगे, कई व्यक्तियों का ग्रुप होना चाहिए। मतलब ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। एक अकेला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, इन चारों ने मिलके क्या करा, इनका सबका एक कॉमन क्या था? आशय था, कॉमन इंटेंशन थी। ठीक है, और उसको आगे करने के लिए इन्होंने क्या करा, मीटिंग करी बैठ के कि चलो ये बैंक है, इसको लूटते हैं। इस बैंक को लूटने का इन्होंने प्लान बनाया। सबकी इंटेंशन सेम थी, ABCD की, सबने मिल के प्लान बनाया। तो अब इसमें ये गए, एक गाड़ी इन्होंने बुक करी, अंदर गया, एक ने क्या करा, कैशियर के ऊपर गोली बंदूक लेके खड़ा हो गया। ठीक है, एक यहाँ मेन गेट पे खड़ा हो गया, एक और आदमियों को डराने लगा, एक पैसे कलेक्ट करने लगा। तो अब इसमें इन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। ऐसा नहीं माना जाएगा कि सिर्फ भाई कैशियर ने ही पैसे, जिसने उससे लूटे हैं वो ही एक लायबल होगा। नहीं, ये चारों ही लायबल होंगे और ऐसा माना जाएगा जैसे कि इस अकेले ने ही ये सारा काम करा है। वो ये बचाव नहीं ले सकता कि ये BCD अंदर थे, मैं तो सिर्फ बाहर था, गेट पर खड़ा था, मैं इसमें कोई लायबल नहीं हूँ। आप उसके साथ शामिल हुए ना, इंटेंशन आपकी सेम थी, साथ में काम करने गए, अब तो काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना वो तो आपका, बट आप लोग क्या हो गए, लायबल हो गए। ठीक है,
अब है क्लॉज 6, जब कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान मतलब आपकी क्रिमिनल नॉलेज थी और इंटेंशन आशय था किए जाने के कारण ही आपराधिक है और कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मतलब कई व्यक्ति आपराधिक ज्ञान के साथ और आशय के साथ कोई काम करते हैं, तब ऐसे व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति मतलब जितने भी उस ग्रुप में पर्सन इन्वॉल्व है, जो ऐसे ज्ञान और आशय से उस काम में सम्मिलित होते हैं, वो सब एक इंटेंशन से उसमें शामिल हो रहे हैं, तब ऐसे कार्य करने के लिए वो उस प्रकार ही दायित्व के अधीन होंगे मानो वह कार्य क्या है उस अकेले व्यक्ति ने ही किया हो। तो वो सब उसमें क्या होंगे, लायबल होंगे। बट उसके लिए क्या जरूरी है कि आपराधिक ज्ञान और आश्रय होना चाहिए उन व्यक्तियों का। ठीक है। 7 में जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोक द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना कि उस परिणाम का अंशतः कार्य या अंशतः लोक द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। देखिए इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि क अंशतः य को भोजन देने का अवैध लोभ करके और अंशतः य को पीट कर जानबूझकर य की हत्या कारित करता है। तो क ने क्या करी है, हत्या करी है। आप ये समझिए एक क कोई जेलर है, उसने य को क्या करा है, खाना देने का लोभ करा है, मतलब खाना देने का उसका राइट था और वो उसने क्या करा है, वो नहीं दिया, तो क्या हो गया, ओमिशन। ठीक है, पार्शियली ओमिशन हो गया और पार्शियली उसे वक्त क्या करा, पीटा है और क्या हुआ, उससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो कौन ने क्या करी है, हत्या की है। तो उसमें क्या जरूरी है कि हाफ वर्क और पार्शली मतलब वर्क और पार्शली ओमिशन। ठीक है, तो इससे जो काम करेगा कार्य उसने क्या करा, उससे क्या मृत्यु हुई, तो फिर हत्या के लिए दोषी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेक्शन 8 की, मतलब क्लॉज 8 की। जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उस कार्य में से कोई एक कार्य करके या उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, तब वह उस अपराध को करता है। इसे दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क और ख पृथक पृथक रूप में और विभिन्न समयों पर य को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। यहाँ क्या है, क और ख क्या है, सहमत है, आपस में जानबूझकर सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, और क और ख य की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार य को विष देते हैं। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। देखो उन्होंने क्या करा है कि कई कार्य करे हैं, तो धीरे धीरे उसे देते रहे। या तो वो अकेले कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या जानबूझकर सहयोग करते हैं। तो क्या वो सहयोग करा उसमें से, और उसमें से प्रत्येक एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वो दोनों इस अपराध के दोषी हैं, जबकि उनके कार्य पृथक थे। देखो कार्य अलग अलग करा, उसने दिया उसने भी दिया, पर जानबूझ के सहयोग करा उन्होंने साथ में, तो क्या होंगे, दोनों ही उस कार्य के लिए लायबल होंगे। इसके आप और इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं। 9 जो उसका क्लॉज है वो बोलता है जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संबंध हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। क्या कहना चाह रहा है इसमें, देखिए वो कहना चाह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, उसको बी ने क्या करा है, बी तो मार रहा है लाठी। ठीक है, बी क्या कर रहा है, ए व्यक्ति है, 2-3 जने मान लेते हैं हम, बी है, सी है, डी है। बी ने क्या करा, उसको एक डंडे से मार रहा है। ठीक है, जो सी है इसने क्या करा, बाहर से गेट बंद कर दिया, ये गेट लॉक कर दिया इसने, और इसने क्या करा, इसने गोली मार दी। एक गन थी, मेरी इतनी अच्छी तो है नहीं, जो भी है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, सब अपने अपने अलग अलग कृत्य के लिए दायी होंगे, क्योंकि दोनों सब सहमत तो है नहीं, ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, तो ये इसके लिए लायबल होगा, ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है। अब ऐसे करके हमारा जो 3rd सेक्शन था उसमें 9 क्लॉज थे, पूरे आज कंप्लीट हो चुके हैं। कल से आपका चलेगा चैप्टर 2, जो कि क्या है, दंड के विषय में, पनिशमेंट से यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके। अगर हम पुरानी आईपीसी में देखें तो कम से कम हम ये 52 तक कंप्लीट कर चुके हैं उस हिसाब से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।